नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने परमाणु और अणु के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और विभिन्न तत्वों के प्रतीक किस प्रकार लिखे जाते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, अणु किसे कहते हैं, आयन के बारे में हमने पढ़ा और संयोजकता के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। नियम क्या क्या है? आयनों की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। कोई भी जो आयन होता है उसकी संयोजकता और उसका जो आवेश है वो संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक धातु तथा अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के प्रतीक को पहले लिखा जाता है। कोई भी यौगिक धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु का जो प्रतीक है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम तो है धातु और ऑक्साइड है अधातु, तो धातु को पहले लिख रखा है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड तो अधातु है और सोडियम धातु, तो सोडियम को सबसे पहले लिख रखा है। जहाँ ऑक्सीजन और Cl तो है अधातु, जिन्हें दाएं तरफ लिखा जाता है। तो धातु को तो सबसे पहले लिखते हैं और अधातु को उसके बाद में। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। अब जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं, जैसे यहाँ पे OH है, ये जो आयन है वो बहुपरमाणु मतलब इसमें एक तो है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन, इसमें दो परमाणु, तो इसे बहुपरमाणु कहते हैं। अब ये जो है इसको कोष्ठक में लिखकर अब इसके आयनों की जो संख्या है उसे बाहर लिखते हैं, यानी ये जो दो है उसको कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। अब रासायनिक सूत्र बनाने के चरण। रासायनिक सूत्र अपन कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम यौगिक के तत्वों के प्रतीक लिखते हैं। कोई भी यौगिक होता है उसके तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उनको सर्वप्रथम लिखते हैं। उसके बाद चरण 2 में अपन क्या करेंगे, तो तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। जो भी यौगिक है उसके तत्व लिखे, अब उन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। अब संयोजकता को क्रॉस करके सूत्र लिखते हैं, उनकी संयोजकता को क्रॉस कर लेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। हाइड्रोजन और सल्फाइड इन दोनों को अलग लिख लिया। अब इन दोनों का तत्वों के प्रतीक लिख देते हैं। हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। अब ये जो सल्फाइड है, ये सल्फाइड सल्फर का एक ऋण आयन होता है और इसकी संयोजकता 2 होती। कितनी होती? 2। पहले पढ़ रखा है सल्फाइड। सल्फाइड की संयोजकता 2 होती है। सल्फाइड जो है सल्फर का एक ऋण आयन है और इसकी संयोजकता 2 होती है। तो अब इनकी संयोजकता लिखेंगे तो हाइड्रोजन की 1 हो गई और सल्फाइड की 2। अब इनका क्या करना है, क्रॉस करके सूत्र लिखते हैं। तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ 2 और सल्फाइड के साथ 1, H2S। तो ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र H2S हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम एक साइड और क्लोराइड एक साइड। अब इनके तत्वों के सर्वप्रथम प्रतीक लिखेंगे तो मैग्नीशियम का Mg हो गया और क्लोराइड का Cl हो गया। तत्व का आवेश, संयोजकता या आवेश ये दोनों सेम ही हो सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का +2 से आवेश है, यानी कि ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो वो किसी दूसरे तत्व के साथ साझेदारी करता है। तो साझेदारी यानी कि संयोजकता, तो जितना उसके ऊपर आवेश होता है उतनी उसकी संयोजकता भी होती है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 होती है। इसी प्रकार क्लोराइड एक आयन ग्रहण कर सकता है तो इसका आवेश -1, एक ग्रहण कर रहा है यानी संयोजकता भी एक ही होगी। तो आवेश और संयोजकता एक ही हो जाएगी। अब इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे तो Mg के साथ 1, Cl के साथ 2, MgCl2।
तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Na2O, क्योंकि Na की एक होती है और ऑक्सीजन की दो, तो दोनों क्रॉस होके Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र हो गया। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। अब ऐसे यौगिक जिनके बहुपरमाणुक आयन होते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट प्रतीक क्या है, तो सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3। अब इन सोडियम का आवेश या संयोजकता होती है 1 प्लस 1 इसकी संयोजकता होती है और NO3 के ऊपर आवेश होता है -1 आवेश होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaNO3। NaNO3 दोनों के ऊपर एक एक संयोजकता होती है, यानी एक एक आवेश होता है, तो सूत्र हो गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, इनका प्रतीक होता है कैल्शियम का Ca और हाइड्रोक्साइड का OH। OH के ऊपर आवेश होता है -1 और कैल्शियम का आवेश या संयोजकता होती है +2, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पे होता है। इस प्रकार अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा Ca और OH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस। Ca बहुपरमाणु जो आयन होते हैं उन्हें कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और उनका जो आयनों की संख्या होती है उन्हें बाहर लिखते हैं, तो OH होल ट्वाइस होगा। CaOH होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से हम रासायनिक सूत्रों को लिखेंगे। ये कुछ रासायनिक सूत्र लिख रखे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 AlCl3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, OH की -1 होती है, तो MgOH होल ट्वाइस। सोडियम सल्फाइड का, तो Na2S, सोडियम की 1 होती है, सल्फाइड की 2 होती है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, तो Al2SO4 होल ट्राइस। पोटेशियम सल्फेट का, तो K2SO। पोटेशियम नाइट्रेट का, तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन आणविक द्रव्यमान के बारे में। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटक के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। कोई भी पदार्थ होता है उसका आणविक जो द्रव्यमान होता है उसके जो सभी संघटक परमाणु होते हैं, सभी परमाणु, उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। उन सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग करेंगे तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा उस यौगिक का, और इसकी इकाई क्या होती है, तो U। अब जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे अपन। जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 1U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 16 क्यों होता है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या 8 होती है, और किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो 8 प्रोटॉन है तो 8 ही न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो द्रव्यमान होगा इन दोनों का योग यानी कि 8 + 8 यानी कि 16U होगा। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 16U होगा। अब किसी भी जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान निकालेंगे तो उसकी जो परमाणु क्रमांक होता है उसको अपन 2 गुना कर लेंगे। तो इस प्रकार अब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 1U × 2 कर लेंगे। ऑक्सीजन का 1 है तो 16U × 1, तो 2U + 16U 18U। इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 18U। ये इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अब जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है वो भी इसी तरह से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड,
तो इसमें कैल्शियम का एक परमाणु, तो 1 इंटू कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 यू होता है, तो इसको 40 से गुणा कर लेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। Cl2 यानी कि 2 अणु होते हैं, 2 से गुणा करेंगे, और क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है, तो 35.5 से गुणा कर लेंगे। तो 40 प्लस 71 यू, तो 40 और 71 111 यू। तो जो कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान, वो 111 यू होता है। इस प्रकार अपन परमाणु द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अब आगे अपन पढ़ने वाले परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना कैसी होती है? जब हम सूखे बालों में कंघी घुमाकर उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह इससे चिपक जाते हैं। जब भी हम कंघी को बालों में से घुमाकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो जो टुकड़े होते हैं कागज के वो उस कंघी से चिपक जाते हैं। ऐसा उस पर आवेश आ जाने के कारण होता है। जब भी हम कोई भी पेन ले लेते हैं, पेन को बालों में घुमा के उसके कागज के छोटे से टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उस पेन से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा उन पर आवेश आ जाने के कारण होता है। के कारण वो जो कागज के टुकड़े हैं वो उनकी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु विभाज्य और आवेशित कणों से बना है। पहले तो अपन क्या मान रहे थे कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, लेकिन बाद में जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु विभाज्य, परमाणु वो आवेशित कणों से बना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य। डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने इसे गलत साबित कर दिया। जब बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो उसने ये जो परमाणु सिद्धांत था इसे गलत साबित कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, इसके लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये परमाणु के अंदर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए थे। तो जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल, इनका मॉडल क्रिसमस केक या तरबूज की तरह था। किसकी तरह था? क्रिसमस केक या तरबूज की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। इनके अनुसार क्या है, परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्रिसमस केक में जो सूखा मेवा लगा होता है उसकी तरह रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि परमाणु में जो धन आवेश होता है वो तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा रहता है। परमाणु के अंदर जो धन आवेश होता है वो तरबूज का जो खाने वाला भाग होता है लाल, उसकी तरह बिखरा रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बीज की तरह धन आवेशित भाग में धसे रहते हैं। धन आवेश जो होता है वो तरबूज का जो लाल भाग होता है खाने वाला उसकी तरह बिखरा रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस धन आवेश के अंदर धसे रहते हैं। तो ये था परमाणु मॉडल थॉमसन का। अब इस मॉडल पे इन्होंने क्या प्रस्तावित किया, तो ये एक धनावेशित गोला है। देखो परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए। अब इस मॉडल से इन्होंने कुछ प्रस्ताव किया। तो परमाणु जो होता है वो धनावेशित गोला का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। परमाणु धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। इन्होंने क्या कहा कि जो ऋणावेश है और धनावेश है ये दोनों परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन बाद में चलकर एक और वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसे गलत साबित कर दिया। कैसे किया? तो इन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? एक प्रयोग किया जिसमें
तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। तेज चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से इन्होंने टकराया। सोने की जो पन्नी थी, सोने की पन्नी चुनने का कारण यह था कि ये जो बहुत पतली होती है। यह 1000 परमाणु की मोटाई के बराबर थी। ये जो पन्नी थी वो बहुत पतली थी और अल्फा कण जो है वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। द्विआवेशित हीलियम कण, और जो आवेश था वो धनात्मक था। कैसा था? धनात्मक आवेश था। इस प्रकार इनके प्रयोग से निम्न परिणाम निकले। क्या क्या परिणाम निकले? तो सोने की पन्नी पे इन्होंने द्विआवेशित हीलियम कण, द्विआवेशित हीलियम धनात्मक कणों को उस सोने की पन्नी से टकराया। अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी कि उनका प्रतिकर्षण नहीं हुआ, यानी कि आकर्षण हुआ। धनात्मक थे, आकर्षण हुआ, यानी कि उसके अंदर ऋणात्मक है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इससे यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में बहुत कम भाग धनावेशित है। बहुत जो कम कण थे वो ही अपने मार्ग से कुछ विक्षेपित हुए, यानी कि इससे पता चला कि परमाणु में बहुत कम भाग में धनावेश है, क्योंकि धनावेश ही धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। बहुत कम कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। 180 डिग्री यानी कि जैसे आए वैसे के वैसे वापस ही चले गए। इससे ज्ञात होगा परमाणु का जो धनावेशित भाग है बहुत कम आयतन में सीमित है, बहुत ही कम आयतन में सीमित होता है। अब इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान नाभिक में होता है। उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब इनकी भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे तो उनकी ऊर्जा ह्रास हो रहा है क्या? नहीं। अगर ऊर्जा ह्रास हो रहा है तो वो उनके स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। तो सबसे पहले तो यह मॉडल नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण और परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा। अब जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे उनका वितरण किस प्रकार है और परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में भी ये विफल रहा। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या की कक्षा में घूम सकते हैं, जिससे विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिससे एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इनके मॉडल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी त्रिज्या की कक्षा में घूम सकते हैं और विभिन्न आवृत्तियों की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो उत्सर्जित होती है, जिससे एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन जो परमाणु का द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है वो सतत न होकर विशिष्ट रेखाओं का होता है। तो ये इसमें एक कमी थी, जिसमें केवल कुछ विशेष आवृत्तियां ही दिखाई देती हैं। रदरफोर्ड का मॉडल इस रेखा स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं कर सकता है। यानी कि जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होकर विशेष रेखाओं का होता है, लेकिन इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें जो उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ वो सतत हुआ। तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये दो इनकी कमियां थी, एक तो परमाणु के स्थायित्व की और एक स्पेक्ट्रम वाली। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए अपने बोर का परमाणिक मॉडल। बोर ने भी अपना एक मॉडल दिया। तो इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। अब इन्होंने क्या बताया, तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। उन्हें उन कक्षाओं को विविध कक्षा कहा इन्होंने। जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा
स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन द्वारा दर्शाई जाती हैं। ये जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उन्हें के, एल, एम और एन द्वारा दर्शाया जाता है, या फिर 1, 2, 3 या 4 इन नंबरों से भी दर्शा सकते हैं। तो बीच में क्या होता है? नाभिक। और चारों ओर कक्षा होती है। फर्स्ट में के, फिर एल, एम और एन। इस प्रकार ये जो कक्षाएं होती हैं उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब आप बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या होता है? खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जे चैडविक ने की। किसने की? जे चैडविक के द्वारा। ये अनावेशित होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है और इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे एन द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किससे लिखते हैं? एन से। हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु के अंदर ये उपस्थित रहता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। तो प्रोटॉन की किसने की? तो प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की खोज की? गोल्डस्टीन ने। और इसका नाम दिया था रदरफोर्ड ने। किसने? नाम रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। खोज किसने की पूछ ले तो गोल्डस्टीन ने की। एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। और नाम किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे जे थॉमसन के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी स्कीम की। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। संयोजकता के बारे में भी और अधिक पढ़ने वाले हैं। तो अब मोल संकल्पना और इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।